हेलो फ्रेंड्स। पृथ्वी की स्थिति को दिखाने के लिए इस पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना गया है। आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो पहले शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं से। तो आपके सामने कुछ बना है, इस पर हमें देखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो हम पृथ्वी का केंद्र लेंगे, केंद्र से कोई कोणीय दूरी ली जाती है, कोई कोणीय दूरी ली जाती है तो उन दोनों को बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो हमें एक वृत्त प्राप्त होता है। इस पर एक वृत्त जैसे बना हुआ है, लेकिन रियल में पृथ्वी ऐसी नहीं है। तो हम कोई बॉल लेते हैं तो उसका अगर बॉल पे हम कोई वृत्त बनाएं तो हमारे एक तरफ से ही दिखाई देगा। तो उसे हम अगर ऊपर से देखें तो हमें पूरा वृत्त दिखाई देता है। तो वही हमारी अक्षांश रेखा हम मान सकते हैं। तो यह एक पूर्ण वृत्त होती हैं, तो उन्हें ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री पर पृथ्वी पर खींची गई है। तो 0 डिग्री के ऊपर अगर हम कोई अक्षांश रेखा देखेंगे तो उसे उत्तरी अक्षांश रेखा, और उसके दक्षिण में रहेगी तो उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। इस पर कुछ विशेष रेखाओं को नाम दिया गया है, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इनकी स्थितियों में कुछ विशेष बताने के लिए इन्हें अलग से नाम दिया गया है, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, और 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र को, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उपोष्ण या शीतोष्ण इसे कह सकते हैं, शीतोष्ण या उपोष्ण भी कह सकते हैं। इसे ही दोनों नाम इसे ही दिया जाता है, और इसे कहते हैं, इन दोनों क्षेत्रों को उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसके बीच में कहा जाता है। और इस पर 10 डिग्री अक्षांश रेखा लेंगे, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, तो इसे डोलड्रम कहा जाता है। डोलड्रम, यहाँ पर तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के भूमध्य रेखा में कोई बिंदु मान ले केंद्र में, तो उसके अनुदिश एक वृत्त होती हैं। यह पूरा पूर्ण वृत्त बना है, हमें सामने से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर 90 अक्षांश होते हैं और दक्षिण में 90 अक्षांश होते हैं। तो टोटल 90 + 90 180 हो जाएगा। और यह जो भूमध्य रेखा है +1, ये पूरा हो जाएगा 90 और 90 180, और 181 अक्षांश हो जाएंगे। 181 अक्षांश है। लेकिन हमसे अगर पूछे अक्षांश रेखा क्या होती है, तो अक्षांश रेखा के बारे में तो हम क्या बताएंगे। अक्षांश रेखा भी 181 होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अक्षांश देखिए, हमें जो यहाँ पर प्राप्त होगा एक बिंदु प्राप्त होगा, कोई रेखा प्राप्त नहीं होगी, और दक्षिण में कोई एक बिंदु प्राप्त होगा, कोई रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें से एक बिंदु ये एक बिंदु ये, इसमें से 2 घटाएंगे तो हमें 179 ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये याद रखना है, ये पूछ सकता है अक्षांश 181, अक्षांश रेखा 179, ये हमें याद रखना है। तो इसके 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हमें जानना है कि अगर 2 अक्षांश दिए हैं उनके बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं कटिबंध कहते हैं। और इसके बीच का जो स्थान होता है उनकी दूरी कितनी होती है? उनकी बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये याद रखना है आपको। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसकी लंबाई कम होती जाती है। तो इसके बाद देखेंगे कि देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। हमने देखा था कि अक्षांश रेखाओं में उत्तरी अक्षांश ऊपर और दक्षिणी अक्षांश नीचे था। इसमें भी इसमें उत्तर दक्षिण ना होकर पूरा पश्चिम होता है। जो बीच मध्य देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम साइड देखेंगे तो पश्चिमी अक्षांश, इसे कहेंगे पश्चिमी
अक्षांश पश्चिमी अक्षांश कहेंगे, और अगर पूर्व साइड में देखेंगे तो इसे कहेंगे पूर्वी अक्षांश, इसे कहेंगे पूर्वी अक्षांश। और इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी टोटल संख्या 360 होती है। ये याद रखना है आपको कि टोटल अक्षांशों की संख्या 360 होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को तय करने में समय कितना लगता है? तो इसमें समय लगता है 4 मिनट का। दो देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वह इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इंग्लैंड के रॉयल वेधशाला है, वहाँ से होकर गुजरती है, रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। तो यहाँ अगर 12 बज रहा है तो अपने देश में 5:30 बजता है। और अपने देश की जो मानक समय रेखा है, इसे मानक समय रेखा के रूप में सभी देश अपने अपने लिए चुन लेते हैं। तो अपने भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है अपने भारत की। तो 1 डिग्री अगर वहाँ पर 12 बज रहा है, अपने देश में 5:30 बजता है, तो यानी कि 5.5 घंटे अपना 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। अगर वहाँ पर 1 बज रहा है इंग्लैंड में, तो अपने देश में बजता है 5:30 होता है। कैसे? अगर देखें 82 डिग्री, इसे 1 मिनट, एक अक्षांश देशांतर को तय करने में 4 मिनट का समय, तो टोटल 82 अक्षांश को तय करने में 4 दूना 8 और 8 चौको 32, 228। और आधा अक्षांश को, एक अक्षांश को तय करने में 4 मिनट, तो आधा अक्षांश को तय करने में 2 मिनट, तो टोटल हो गया 330 मिनट। तो इसे 60 से भाग देंगे, घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा? तो घंटे में बदलने के बाद इससे कट जाएगा 6 पंचे 30, 5 आ गया और 3, यानी कि 5.5 आएगा। 5 को मिनट में बदलेंगे तो 30 मिनट आएगा। तो इतना आएगा, 5.5 घंटा आगे है। तो ये देशांतर के हो गया। और दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। और जो अक्षांश और देशांतर एक दूसरे स्थान पर काटेंगे तो उसे ग्रीड कहते हैं। ग्रीड कहते हैं, ये याद रखना है, ग्रीड। ये आपको नोट करना है, याद रखना है। तो दो देशांतर और अक्षांश जहाँ काटेंगे उसे ग्रीड कहते हैं। और जो देशांतरों के जो बीच का क्षेत्र होता है, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र होता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गोरे कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो आपको ये सब समझ में आ गया है, अक्षांश और देशांतर। तो ऐसे ही आपको अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।